हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं MCO 1 के ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरल अकाउंटिंग, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। एक ही क्वेश्चन में तीन चीज़ें पूछी गई है। मैनेजरल अकाउंटिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके मैनेजरल अकाउंटिंग है उसकी डेफिनेशन देंगे कि एक्चुअली में मैनेजरल अकाउंटिंग होती क्या है। देखिए बेटा, क्योंकि ये 10 मार्क्स के दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट वो भी 10 मार्क्स का है और जो बी पार्ट है वो भी 10 मार्क्स का है। इसलिए जो मैंने मैनेजरल अकाउंटिंग है उसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी कम देके इसकी इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस पे ज़्यादा फोकस किया है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैनेजरल अकाउंटिंग के बारे में मुझे बहुत डिटेल में बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैनेजरल अकाउंटिंग के बारे में और कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको और ज़्यादा मैनेजरल अकाउंट की बहुत डिटेल में डेफिनेशन देती या इसका इंट्रोडक्शन देती तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को फॉर्म किया है। आप चाहें तो मैनेजरल अकाउंटिंग के बारे में और ज़्यादा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैनेजरल अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजरल अकाउंटिंग इज मैथड ऑफ अकाउंटिंग दैट क्रिएट स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स that help management in making better decision related to their business performance. Full stop. Managerial accounting is primarily used for इंटरनल पर्पस। तो बता रहा है कि जो मैनेजरल अकाउंटिंग है वो एक तरह की स्टेटमेंट रिपोर्ट्स होती है जो हेल्प करती है किसकी, मैनेजमेंट की, कि वो एक रैशनल डिसीजन ले सके ताकि जो उनका एंटरप्राइज है, बिजनेस है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। और जो है ये जो मैनेजरल अकाउंटिंग है ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ की जाती है, आपके इंटरनल पर्पसेस। इंटरनल पर्पसेस मतलब आपके रिकॉर्ड्स रखने के लिए कि हाँ आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सब चीज़ों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो देखिए, क्योंकि मैनेजरल अकाउंटिंग जो है यूज़फुल है ताकि हम अपना पिछला रिकॉर्ड देख सके परफॉर्मेंस कैसी है, डिसीजन वगैरह ले सके। तो उन्हीं के बेस पे क्या किया, इसकी इम्पोर्टेंस बताई है। फर्स्ट है प्रोवाइड डाटा। डाटा प्रोवाइड करती है क्योंकि स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के थ्रू आप रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो डाटा प्रोवाइड करती है। उस डाटा को एनालाइज करती है। एनालाइज में आप देखते हैं कि लास्ट ईयर हमने क्या परफॉर्म किया था, इस साल क्या परफॉर्म किया है, कहाँ कमी रह गया है, इस तरह से आप एनालाइज करते हैं डाटा को। एड्स मीनिंगफुल डिस्कशंस। जब आपने डाटा एनालाइज वगैरह कर लिया तो आप आपस में बैठ के जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या जो भी वहाँ पर पर्सन है जो जिसकी ड्यूटी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बेस पे वो डिस्कशन करेंगे कि हाँ कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। फोर्थ है आपका हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। तो क्या करते हैं कि जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से जो है एनालाइज करेंगे डाटा, रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करेंगे, उसके बाद जब आप डिस्कशन वगैरह करेंगे तो जो आपके गोल्स आपको अचीव करने हैं उसको अचीव करने में आसानी होगी। यूज़ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो देखिए, जो मैनेजमेंट है वैसे तो वो क्या प्रोवाइड करता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट क्वालिटेटिव कैसे करता है, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होती है उसमें जो कि आप मेज़र नहीं कर सकते किसमें, क्वांटिटी में। तो उस चीज़ को भी क्या करते हैं, जो मैनेजरल अकाउंटिंग है उसके थ्रू क्वालिटेटिव जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। जैसे इंडस्ट्री साइकिल्स है, उसको आप यूनिट्स में तो नहीं डिवाइड कर सकते, स्ट्रेंथ हो गई, आपकी वीकनेस होगी, इन सब के बारे में भी हमें पता चलता है किसके थ्रू, आपके मैनेजरल अकाउंटिंग के थ्रू। जैसे आपने कोई रिकॉर्ड तैयार कर लिया है तो ये तो आपका क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, उसके थ्रू जो आपने डिसीजन वगैरह लिए हैं या फिर कोई क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, आपको पता चला है, तो वो सारी किस में चली जाती है, आपकी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में। तो इस तरह से जो है आपका कह सकते हैं कि जो मैनेजरल अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है एंटरप्राइज को ताकि वो ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है। अब उसके बावजूद क्योंकि इतनी सारी इसकी इम्पोर्टेंस है फिर भी हम जानते हैं कि हर किसी की अगर कोई स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होंगी। तो अगर कोई चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगी कि कहाँ क्या कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड। देखिए, जितनी भी आपकी मैनेजरल अकाउंटिंग सिस्टम है वो बेस किस पे है, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे बेस है। ठीक है, पुराने जो आपके रिकॉर्ड्स चलते हैं उस पे दिस रिकॉर्ड डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये रिकॉर्ड
हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसके बेस पे हम आज की बात करें, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा नहीं कहेंगे कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर है आपका पर्सनल बायसनेस। देखिए हर किसी जो एनालाइज करेगा डाटा उसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो पर्सनल प्रीजडिसेस और आप कह सकते हैं पर्सनल प्रीजुडिसेस एंड बायस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्सन है वो अपने तरीके से सोचेगा, है ना, उसकी थिंकिंग अलग होगी, परसेप्शन उसका अलग होगा, तो उसकी वजह से जो है वो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं किसके ऊपर, मैनेजरल अकाउंटिंग के ऊपर। फिर है लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सारे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं किससे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन बेनिफिट कब मिलेगा एक पर्सन को, जब जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट पर्सन है उसको इन सारे रिलेटेड सब्जेक्ट की भी नॉलेज होगी। अगर बाई चांस इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया या एक प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाएगा, ठीक है। इफ़ नॉट सो द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इज क्वेश्चनेबल, उसको ठीक से नहीं पता चलेगा। प्रोवाइड ओनली डाटा। देखिए जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होते हैं उसमें हमें सिर्फ क्या दिया जाता है, डाटा प्रोवाइड किया जाता है, उसका सोल्यूशन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं उससे जो हमें नॉलेज गेन करनी है वो हमें खुद करनी है, ठीक है। तो आउट ऑफ द मैनी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल द मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स और इवन डिस्कार्ड ऑल ऑफ देम। हैंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन ओनली प्रोवाइड डाटा एंड नॉट प्रिस्क्राइब एनी कोर्स ऑफ एक्शन। सिर्फ डाटा दे रहा है, आप उस डाटा से आपको करना क्या है, आपको क्या समझ में आई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेफरेंस टू इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग। देखिए साइंटिफिक डिसीजन कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम साइंटिफिक डिसीजन लेंगे। ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना है, अजम्पशंस नहीं करनी है। बट मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्रेफर देयर पास्ट एक्सपीरियंस। वो क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, अजम्पशंस के बेस्ड पे क्या करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। तो द रीज़न इज़ दैट एन इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। तो वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस किसको डालते हैं, इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग को डालते हैं कि हाँ पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम क्या करें, डिसीजन ले लें। और उनको ऐसा लगता है कि कुछ हद तक जब हम डिसीजन पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे लेते हैं तो वो सक्सेसफुल भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ डू यू क्लासीफाई कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंस टू डिसीजन मेकिंग एंड वेरिएबिलिटी। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो कॉस्ट है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग में कितने तरह का कॉस्ट होता है वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 11th क्लास में, हमने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हमने चैप्टर आते हैं आपके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वगैरह, उनमें ये सारा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो चेंज नहीं होता विद द चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, वो फिक्स्ड रहता होता है। और ये जो होता है आपका, ये वो कॉस्ट होता है कि अगर फर्म जो है वो शट डाउन भी कर दे कुछ टाइम के लिए तो कॉस्ट लगता रहता है। यानी कि आप चाहे मटेरियल, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएं चाहे ना बनाएं, अगर आपने एक बार फिक्स एसेट में पैसा लगा दिया तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा। कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन सर्टेन लिमिट्स। चाहे आप कितना मर्जी प्रोडक्शन कर लें, आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, और प्रोडक्शन ना भी करें तो भी वो कॉस्ट आपका लगता रहता है, ठीक है। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि 11th में हमने पढ़ा हुआ है। फिर आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो विद द चेंज ऑफ आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी कि इसके साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और आउटपुट अगर कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। फॉर एग्जांपल आपके लेबर हो गए, आपके रॉ मटेरियल हो गया, जितना ज़्यादा फिनिश गुड तैयार करोगे रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट के बेस पे ये बढ़ता जाता है। फिर आता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स तो फिक्स्ड कॉस्ट के होते हैं और कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल कॉस्ट के होते हैं, ठीक है। पार्टली दोनों के थोड़े थोड़े इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। सच कॉस्ट डू नॉट वेरी प्रोपोर्शनेटली बट साइमल्टेनियसली
कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी एज ऑल द टाइम। हमेशा ये थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस है तो इसमें दो बिल होते हैं। क्या, एक तो हायर चार्जेस होते हैं कि आपने टेलीफोन लगाया है तो अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो चाहे ना करो, 200 रुपये चार्जेस है तो 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और साथ साथ में क्या होता है, कॉल एक्सपेंसेस आपको देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी होता है, मीटर का बिल तो आता ही आता है, आप यूज़ करो ना करो, पर जितने आप बिजली यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, उसका बिल अलग से चलता है। इसलिए ये क्या बन जाता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट की भी इसके अंदर आगे एलिमेंट्स की भाई आपने यूज़ नहीं किया टेलीफोन फिर भी आप पे कर रहे हैं उसके चार्जेस टेलीफोन के, और वेरिएबल कॉस्ट के भी आगे कि जितने कॉल के उस हिसाब से बिल आ रहा है। ठीक है, ये कुछ आगे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंस टू डिसीजन मेकिंग, कि आप जब डिसीजन लेते हो उसके बेस पे कौन कौन से आपका कॉस्ट होता है। पहला है नोशनल और इम्पूटेड और हाइपोथेटिकल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होता है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट नहीं कर सकते। सच कॉस्ट डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी पेमेंट, बट दे रिप्रेजेंट अ सेक्रीफाइस और यूज ऑफ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आप वहाँ पे आप क्या है, एक मैनेजर है, अपनी कंपनी के मैनेजर हैं और ऑनर भी आप ही हैं। तो अगर बाई चांस आप अपनी कंपनी के मैनेजर नहीं होते तो कहीं और जॉब करते होते, कहीं और आपका काम होता, या फिर आपको अपनी पोस्ट की जगह पे किसी और मैनेजर को रखना पड़ता, उसका कॉस्ट देना पड़ता। तो वो जो एफर्ट्स, वो जो सेक्रीफाइस आप अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में काउंट हो जाता है, आपके इम्पोर्टेड कॉस्ट में। इम्प्यूटेड कॉस्ट में क्या बात हुई कि आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, पर बाई चांस अगर वह नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता, पेमेंट देनी पड़ती। जैसे आपका हो गया रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, आपकी खुद की बिल्डिंग है तो रेंट पे नहीं करना पड़ रहा। इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। सैलरी खुद का काम कर रहे हैं खुद के तो भी आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, फिर आता है आपका संक कॉस्ट। संक कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है कि एक बार खर्चा हो गया, अब वापस वो आपको नहीं मिलेगा। संक कॉस्ट आर रिजल्ट ऑफ डिसीजन टेकन इन द पास्ट। संक कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज बाय एनी डिसीजन इन फ्यूचर। एक बार खर्चा हो चुका है पास्ट में, अगर फ्यूचर में आपको चेंज करते हैं तो उससे वो जो कॉस्ट लग चुका है वो लग ही चुका है। दिस कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर डिसीजन अंडर कंसिडरेशन। संक कॉस्ट are those costs that have been invested in a project and which will not be recovered if the project is terminated। ठीक है, अगर बाई चांस मान के चलिए कि आपने क्या किया, किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई खर्चा किया है, ठीक है, एड्स वगैरह के कुछ भी किया, अगर बाई चांस वो बीच में ही बंद हो जाती है तो क्या होगा कि प्रोजेक्ट तो बीच में बंद हो गया, बट जो कॉस्ट उस पर लगा है उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब एड आप कर चुके हैं, उस चीज़ की पब्लिसिटी कर चुके हैं। हैंस some costs are not relevant for decision making about the future. Some costs will remain the same irrespective of the alternative selected. Thus, it need not be considered by the management in evaluating the alternatives as it is common all of them। अब देखिए बता रहा है कि sunk cost बार बार बदलता नहीं है। एग्जाम्पल के बता रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन द ईयर 2006 is sunk cost in the year 2007 because it does not require current cash payment। ठीक है, एक बार आपने पेमेंट कर दिया, अब वापस उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक बार खर्चा हो चुका है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि 2006 में हो चुका है, वो 7 में तो आपके लिए वो संक कॉस्ट हो गया, क्योंकि एक बार आपने 2006 में खर्चा कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ दैट कॉस्ट विच इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप एक आपके पास 5000 रुपीज़ है, उस 5000 में या तो आप एक जैकेट ले सकते हैं या फिर 5 बैग ले सकते हैं। तो आपने चूज़ किया 5 बैग्स को, तो आपने सेक्रीफाइस किसका किया है, जैकेट्स का। ठीक है, तो वो जो जैकेट आपने सेक्रीफाइस किया वो क्या हो गया, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या था, जैकेट लेना। ठीक है,
ऐसी एक और एग्जांपल देखो, मान के चलिए आप एक पर्सन है, उसको दो जॉब लगी है, 45,000 रुपीज़ की जॉब लग रही है और दूसरी लग रही है 50,000 की। तो उसने 50,000 की जॉब चूज़ किया, तो सेक्रीफाइस कौन सी किया? 45,000 की। तो अगर उसे 50,000 की जॉब नहीं मिलती तो वो कौन सी जॉब प्रेफर करता? 45,000 की। तो उसने क्या सेक्रीफाइस किया? 45,000 वाली जॉब को सेक्रीफाइस किया। पढ़ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज prospective change in cost following the adoption of an alternative machine, process, raw material specification, or operation. In other words, it is the cost of opportunity lost by diversion of an input factor from one use to another. ठीक है, कॉस्ट क्या है? एक तरह से लॉस है, आपने एक चीज़ को छोड़ के जब दूसरी चीज़ ली है तो। इट इज़ द मेजर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन. The opportunity cost or the value of opportunity foregone is taken into consideration when alternatives are compared. जब आप दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो जिस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करते हैं वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है. The introduction of opportunity cost concept in making profitability calculation is helpful to the management when one or more of the inputs required by one or more of the alternative course of action is already available. फिर आता है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट. डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है. डिफरेंशियल कॉस्ट में बी डिफाइंड एज अ डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू alternative course of actions. Differential cost may be decremental cost or incremental cost. If the choice of an alternative result in decrease in total cost, such decrease costs are termed as incremental cost. कहने का क्या मतलब है? वो बता रहा है कि जब आप दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं और जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया उससे कॉस्ट कम हो जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है? डिफरेंशियल कॉस्ट हो गया कि इतने का खर्चा कम हुआ. वाइल असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रपोज चेंजेस, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर मैच्ड विद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा. जब आप करते हैं किसी चीज़ को एक चीज, दोनों में से एक चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, एक चीज़ आप ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं? कंपेयर करके देखते हैं कि आपको उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और आप इससे अच्छे से असाइनमेंट बना पाएँ. थैंक यू स्टूडेंट्स.